हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के अगले पार्ट को देखेंगे। तो हम यहाँ पे थे, कांग्रेस ने विभाजन को क्यों स्वीकार किया। कांग्रेस ने जो भारत का विभाजन हुआ था 1947 में, किस आधार पर हुआ था? 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, मतलब भारत और पाकिस्तान दो देश बने थे। उसमें कांग्रेस ने विभाजन को क्यों स्वीकार किया उसको जानेंगे। 1946-47 में भारत में सांप्रदायिक तनाव में अत्यधिक उग्र रूप ले लिया था, मतलब सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्रवाई घोषित करते हुए लड़कर लेंगे पाकिस्तान का नारा दिया। फलतः सांप्रदायिक दंगों की बाढ़ आ गई और इसमें हजारों निर्दोष मारे जा रहे थे। अंतरिम सरकार इन दंगों को रोकने में विफल रही। इस तरह देश में अराजकता की स्थिति व्याप्त थी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को मौजूद दो बुराइयों अर्थात विभाजन अथवा गृह युद्ध में से किसी एक को चुनना था। कांग्रेस ने विभाजन को कम बुराई वाला मानकर उसे स्वीकार किया। वस्तुतः निर्दोष भारतीयों की जीवन की रक्षा का लक्ष्य सर्वोपरि रखते हुए परिस्थितियों के अनुसार विभाजन को स्वीकार किया गया। भारत और पाकिस्तान ने सत्ता हस्तांतरण की योजना स्वीकार करने से भारत में विखंडनीकरण से बचा जा सकता था। वस्तुतः अनेक छोटी बड़ी रियासतों को स्वतंत्र होने से रोकने के लिए विभाजन के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करना जरूरी था। इस संदर्भ में पटेल ने कहा कि यदि हमने विभाजन स्वीकार नहीं किया तो भारत कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा। मतलब छोटी छोटी जो देशी रियासतें थी वो अलग होने के लिए मांग कर रही थी। अगर विभाजन नहीं करती तो सारे जो छोटे छोटे रियासतें थी वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व, अपने आप को भी स्वतंत्र घोषित कर दी थी। और जैसे बाल्कन प्रदेश में है ना, यूरोप में बाल्कन प्रदेश है, वहाँ कितने छोटे छोटे देश है, इस तरह से भारत में भी छोटे छोटे देश बन जाते। इसलिए उन्होंने भारत के विभाजन को स्वीकार किया। अंतरिम सरकार की विफलता से भी कांग्रेस ने सीख लेते हुए विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दरअसल अंतरिम सरकार में शामिल मुस्लिम लीग इस सरकार से असहयोग कर रही थी। इससे जनता की सुरक्षा बाधित हो रही थी। देश में प्रशासनिक और सैन्य ढांचे की निरंतरता को बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार कर लिया, अन्यथा सेना नेतृत्वहीन हो सकती थी और ऐसे में सैन्य तंत्र की स्थापना संभव थी। निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं? इस तरह हम कह सकते हैं कि कांग्रेस द्वारा विभाजन स्वीकार करना एक कठोर निर्णय था, जो तत्कालीन परिस्थितियों के समाधान हेतु उठाया गया एक यथार्थवादी कदम था। इतना जरूर है कि हिंदी मुस्लिम राष्ट्र अर्थात द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत के आधार पर विभाजन को स्वीकार नहीं किया गया। द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत क्या है? मतलब हिंदू और मुस्लिम के आधार पर भारत का विभाजन नहीं हुआ है ना। कैसे? मतलब जैसे भारत हिंदू राष्ट्र नहीं कहलाया है शुरू से ही, है ना। भारत में सभी धर्मों को रहने के लिए कहा गया है, मुस्लिम भी रह सकता था, कोई भी व्यक्ति रह सकता था। जबकि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान को उस आधार पर विभाजित हुआ है, मतलब वहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र के रूप से जाना जाता है ना। तो भारत का जो विभाजन हुआ है वो उस आधार पर नहीं हुआ है कि भारत को हिंदू राष्ट्र होगा और पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र होगा। इस आधार पर हुआ है कि भारत में कोई भी रह सकता है ना, कोई भी धर्म का व्यक्ति रह सकता है। विभाजन के लिए कांग्रेस का उत्तरदायित्व क्या मानते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। कांग्रेस ने आरंभ में ही 1919 में को मुस्लिम पृथक निर्वाचन अधिनियम का विरोध न करके फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश सरकार की नीति को स्वीकार किया, जो उसकी त्रुटि थी। वस्तुतः जिस तरह कांग्रेस ने 1905 में बंगाल विभाजन का तत्काल विरोध किया था और आगे चलकर 1932 में दलित पृथक निर्वाचन का विरोध कर उसे रद्द करवाया था, उसी तरह का विरोध 1909 के मुस्लिम प्रथम निर्वाचन के संदर्भ में कांग्रेस विफल रही। मतलब उस तरह का विरोध नहीं कर पाई जो 1919 का एक्ट आया था उसमें। इतना ही नहीं, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने इस पृथक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार भी कर लिया, जिससे अंततः सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिम पृथक निर्वाचन पद्धति रद्द कर संयुक्त निर्वाचन की बात की गई। इससे मुस्लिम समाज में यह भावना फैली कि कांग्रेस उनके हितों की विरोधी है। फलतः जिन्ना के नेतृत्व में 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की गई और यहाँ से जिन्ना सांप्रदायिक राजनीति की तरफ उन्मुख हुए, जो अंततः विभाजन के मार्ग पर चलने के समान था। कांग्रेस ने मुस्लिम सांप्रदायिकवाद से निपटने के लिए मुस्लिम समाज के विकास का कोई आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम घोषित नहीं किया।
तो दूसरी तरफ नेताओं के स्तर पर ही वार्ता के माध्यम से समाधान का प्रयास किया। इसी क्रम में जिन्ना को मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। वस्तुतः कांग्रेस ने उच्च वर्गीय चरित्र से सांप्रदायिकता का समाधान करना चाहा, जिसका परिणाम विभाजन के रूप में सामने आया। अब क्या विभाजन को टाला जा सकता था? इसके बारे में आप निष्कर्ष निकालकर आंसर लिख सकते हैं। इसका रील्स बनाकर मैं आंसर लिख चुका हूँ, ठीक है ना। तो क्या विभाजन को टाला जा सकता था? ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने आंसर को अच्छे से पूरा नोट्स पढ़कर या अपने दिमाग से पूरा आंसर लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे संवैधानिक विकास। जो भारत में संवैधानिक विकास हुआ है उसके बारे में हम जानेंगे। बंगाल पर कंपनी के प्रत्यक्ष शासन के साथ ही कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण की प्रक्रिया शुरू हुई। वस्तुतः कंपनी के भारतीय शासन पर नियंत्रण की जो प्रक्रिया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से माध्यम से शुरू हुई, वो 1858 के अधिनियम से पूरी हुई। मतलब 1858 में जब वो आया था ना भारत सचिव का पद, जब तक इसकी वो मतलब ये माना जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट से कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण की शुरुआत हुई। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को भारत और इंग्लैंड दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना था। इसलिए एक तरफ इंग्लैंड में मौजूद कंपनी की प्रशासनिक संरचना में परिवर्तन लाया गया, तो वहीं भारत में कंपनी शासन में हस्तक्षेप किया गया। लंदन में कंपनी का एक संचालक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता था, जिसमें 24 सदस्य होते थे, जिनका चुनाव प्रतिवर्ष कंपनी के वे शेयर धारक करते थे जिनके पास 500 पौंड के शेयर होते थे। किंतु अब रेगुलेटिंग एक्ट के तहत संचालक मंडल के चुनाव के लिए यह योग्यता 1000 पौंड कर दी गई और संचालक मंडल का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया। इनमें से प्रतिवर्ष 1/4 सदस्यों के स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था की गई। कंपनी के संचालक मंडल से कहा गया कि वे राजस्व संबंधित सभी मामले, दीवानी और सैन्य प्रशासन के संबंध में किए गए सभी कार्यों को सरकार को अवगत कराए। इस तरह पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार मिला। भारत सरकार के संदर्भ में हस्तक्षेप करते हुए बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया और इसे विशेष मामलों में बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसी में देखरेख करने का अधिकार दिया गया। इस तरह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारिणी बनाई गई, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इनकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाती थी। ये सदस्य थे फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और वारवेल। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे, जिनकी नियुक्ति सम्राट करता था। मुख्य न्यायाधीश एलिजा एमपी की नियुक्ति किया गया। मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? एलिजा एमपी को। सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेज और भारतीय न्याय की अपील कर सकते थे। यह इंग्लैंड में प्रचलित कानून के अनुसार कार्य किया जाता था। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। अब हम जानेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए तथा अमेरिकी उपनिवेश खोने के पश्चात भारत पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए सरकार ने यह अधिनियम बनाया। इसके तहत कंपनी पर सरकार का स्पष्ट नियंत्रण हुआ। इंग्लैंड में 6 सदस्यों का एक नियंत्रण मंडल, जैसे बोर्ड ऑफ कोर्ट कहते थे, बनाया गया, जिसका अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का मंत्री था। इसकी नियुक्ति ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा की जाती थी। भारत में मौजूद गवर्नर जनरल बीओसी नियंत्रक मंडल जो था की नियुक्ति के बिना भारतीय राजाओं से सहयोग और युद्ध जैसी संधि नहीं कर सकता था। साथ ही संचालक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो होते थे, को भारत से प्राप्त होने वाले सभी पत्रों को नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे, के समक्ष रखना अनिवार्य किया गया। भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति तो संचालक मंडल करता था, किंतु उसे वापस बुलाने का अधिकार नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास था। इस तरह भारतीय शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ, अर्थात भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। एक तरफ कंपनी का तो दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार का अप्रत्यक्ष शासन। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, जिसमें से एक स्थान मुख्य सेनापति को दिया गया। साथ ही बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी पर गवर्नर जनरल का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ। इसी के साथ भारत में कंपनी के अधीन प्रदेशों को ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेशों के नाम से जाना गया या नाम दिया गया। 1793 का अधिनियम क्या है? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। बीओसी का खर्च, बोर्ड ऑफ
कोर्ट का था जो का खर्च भारतीय खजाने पर आरोपित किया गया। अब हम जानेंगे 1813 का अधिनियम। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखते हुए यह अधिनियम लाया गया। इसके तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। केवल चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए का खर्च किया जाएगा। ईसाई मशीनरियों को लाइसेंस देकर धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। अब हम जानेंगे 1833 का अधिनियम। कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय संबंधी व्यापारिक एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया। इस तरह कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। साथ ही ये कहा गया कि कंपनी का शासन अगले 20 वर्षों तक भारत में बना रहेगा। इस अधिनियम के तहत अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र के भारत आने और रहने की अनुमति दी गई। वे भारत में भूमि भी खरीद सकते थे। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद को भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इसी क्रम में बॉम्बे और मद्रास की परिषदों को कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया गया। इस तरह केंद्रीकरण पर बल दिया गया। इस अधिनियम द्वारा दास प्रथा का अंत कर दिया गया। अधिनियम की धारा 87 में कहा गया कि किसी भी भारतीय को धर्म, वंश, रंग, लिंग आदि के आधार पर कंपनी के किसी पद से वंचित नहीं किया जाएगा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि विशेषज्ञ के रूप में मेकाले की नियुक्ति की गई। लॉर्ड मेकाले की नियुक्ति की गई। अब हम जानेंगे 1853 का अधिनियम। इसके तहत कहा गया है कि ब्रिटिश संसद जब चाहे कंपनी के शासन को समाप्त कर सत्ता अपने हाथ में ले सकती है। संचालक मंडल से सिविल सेवकों की नियुक्ति का अधिकार छीन लिया गया और इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा शुरू करने की बात की गई। अब हम जानेंगे 1858 का अधिनियम। 1957 के विद्रोह के पश्चात भारत में कंपनी शासन की समाप्ति की घोषणा की गई और भारत में प्रत्यक्ष रूप से क्राउन का नियंत्रण स्थापित हुआ। इसी के साथ भारत में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत शुरू की गई द्वैध शासन प्रणाली का अंत हो गया। अतः इंग्लैंड स्थित बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अंत कर उसकी जगह भारत सचिव और उसकी परिषद का गठन किया गया। ये भारत सचिव ब्रिटिश सरकार का मंत्री था। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपना सीधा प्रतिनिधि नियुक्त किया जो वायसराय के नाम से जाना गया। भारत का प्रथम वायसराय केनिन था। कौन था? लॉर्ड केनिन। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत में विलय विस्तार की नीति को समाप्त कर दिया। इस तरह भारत में कंपनी शासन को समाप्त कर ब्रिटिश संसद ने अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। इस दृष्टि से 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुई सरकार के नियंत्रण की यह प्रक्रिया 1858 के अधिनियम से पूरी हो गई। नियंत्रण की यह प्रक्रिया प्रमाणित करती है कि भारत पर अंग्रेजों का नियंत्रण कोई सहयोग का परिणाम नहीं था। अब हम जानेंगे 1861 का अधिनियम। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया और यही से केंद्रीय विधान परिषद निर्मित हुई। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को पुनः कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस तरह प्रशासनिक स्तर पर विकेंद्रीकरण लागू हुआ, किंतु यह कानून तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि वायसराय की अनुमति न मिल जाए। इस अधिनियम के तहत वायसराय को संकटकालीन दशा में अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। 1892 का अधिनियम जानेंगे। पहली बार निर्वाचन का सिद्धांत स्वीकार किया गया। अब सदस्य वार्षिक बजट पर बहस कर सकते थे और सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रश्न पूछ सकते थे, किंतु पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते थे। अब हम जानेंगे 1909 का अधिनियम। सबसे पहले देखेंगे पृष्ठभूमि, फिर देखेंगे प्रावधान, फिर देखेंगे इनका मूल्यांकन। 1892 के अधिनियम से भारतीयों को निराशा हुई। साथ ही कर्जन के सप्तवर्षीय शासन ने भारतीय जनता में असंतोष को उग्र कर दिया। बंगाल विभाजन लागू होने के बाद उसके विरोध को लेकर उदारवादियों और उग्रवादियों में वैचारिक मतभेद बढ़ा। अतः सरकार ने उदारवादियों को अपने पक्ष में करने के लिए तथा उग्रवादियों से उनकी दूरी बढ़ाने के लिए सुधारों की घोषणा की। दरअसल सरकार को चिंता थी कि कांग्रेस का नेतृत्व कहीं उग्रवादियों के हाथ में न चला जाए। अतः भारत सचिव लॉर्ड मार्ले और वायसराय मिंटो के बीच सुधारों को लेकर बातचीत हुई। इसी क्रम में यह सुधार अधिनियम सामने आया। भारत का मुस्लिम समुदाय भी निकट भविष्य में होने वाले संवैधानिक सुधारों से भयभीत था। उन्हें आशंका थी कि 1892 के अधिनियम में जिस निर्वाचन पद्धति की बात कही गई, आने वाले समय में
और भी विकास होगा। अतः सभी संस्थाओं में बहुसंख्यक हिंदुओं का वर्चस्व स्थापित होगा। ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम समुदाय के इस भय को अपनी सत्ता की मजबूती के रूप में देखा और मुस्लिम सांप्रदायवाद को प्रोत्साहित किया। इसी क्रम में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल वायसराय मिंटो से मिला और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की। वायसराय मिंटो ने इसे मान्यता देते हुए स्वीकृति के लिए लंदन भेजा। मिंटो ने इस दिन भारतीय इतिहास को युगांतकारी घटना कहा। प्रावधान कहते हैं पहली बार भारतीयों को भारत सचिव और वायसराय की परिषद में स्थान दिया गया। भारत सचिव की परिषद में सैयद हुसैन बिलग्रामी और केसी गुप्ता तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र सिन्हा को शामिल किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति लागू की गई। सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने तथा पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। साथ ही उन्हें संशोधन प्रस्ताव रखने का अधिकार दिया गया। इस तरह विधायिका के कार्यों में वृद्धि हुई। इस अधिनियम के तहत मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। अब मूल्यांकन देखेंगे। यह अधिनियम भारतीय हित में नहीं रहा। इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, सीमित मताधिकार सुधारों का केवल दिखा हुआ था। वस्तुतः उम्मीदवार एवं मतदाता के लिए कठोर योग्यताएं रखी गई थी। मत देने का अधिकार उन्हीं को था जो निश्चित आयकर चुकाते थे और जिनके पास सरकार द्वारा दी गई उपाधियां थी। स्त्रियों को चुनाव लड़ने और मत देने का अधिकार नहीं था। सबसे बढ़कर मुसलमानों को पृथक निर्वाचन देकर भारतीय समाज से अलग करने का प्रयास किया गया, जिसके फलस्वरूप देश का विभाजन भी हुआ। इसी संदर्भ में गांधी ने कहा कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। अब हम जानेंगे 1919 का अधिनियम। इसे अगस्त घोषणा भी बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। ठीक है, मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत सचिव थे। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड कौन थे? भारत के वायसराय थे। तो इसकी पृष्ठभूमि, प्रावधान और मूल्यांकन तीनों हम जानेंगे। तो पृष्ठभूमि देखते 1916 में कांग्रेस मुस्लिम लीग में समझौता हुआ और कांग्रेस ने मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया। अतः ब्रिटिश सरकार को अन्य संप्रदायों पर पृथक निर्वाचन लागू करने की प्रेरणा मिली। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि हम स्वशासन करने वाली संस्थाओं का क्रमिक विकास करते हुए भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। अगस्त 1917 में यह घोषणा की गई। अतः इसे अगस्त घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। मतलब अगस्त डिक्लेरेशन है ना। अगस्त घोषणा में कहा गया है कि ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में स्वशासन का विकास करना है। यह स्वशासन विभिन्न चरणों में दिया जाएगा। इन चरणों का निर्धारण भारतीय द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर है और इस प्रगति का निर्धारण ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाएगा। प्रावधान क्या थे इसके? इंग्लैंड में स्थित भारत सचिव के परिषद की सदस्य संख्या घटाकर 8 से 12 कर दी गई, जो पहले कितनी थी? 15 थी। भारत सचिव और उसके विभाग पर खर्च होने वाली धनराशि ब्रिटिश संसद पर आरोपित की गई। इस तरह भारत सचिव पर संसदीय नियंत्रण बढ़ा। भारत सरकार के परामर्श पर ब्रिटिश सम्राट उच्चायुक्त की नियुक्ति करता था। वस्तुतः इंग्लैंड में भारत सचिव के कार्यकाल को कम करने के लिए एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। इस तरह भारत सचिव के कार्यों में कमी आई। यह कमी हुई। इस उच्चायुक्त का वेतन और खर्च भारतीय खजाने पर आरोपित किया गया। उच्चायुक्त का मुख्य कार्य भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र और अन्य सामग्रियों की खरीद करना, ब्रिटिश व्यापारिक हितों की देखरेख करना और इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की देखभाल करना था। भारत सरकार के स्तर पर भी परिवर्तन किया गया। अब भारत में द्विसदनीय केंद्रीय विधायिका का निर्माण किया गया, जिसमें केंद्रीय विधान परिषद और दूसरी राज्य परिषद थी। मुसलमानों के साथ साथ अब एंग्लो इंडियन और सिखों को भी पृथक निर्वाचन पद्धति से युक्त किया गया और प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। द्वैध शासन क्या होता था? प्रांतों में द्वैध शासन के बारे में जानेंगे। द्वैध शासन प्रणाली की अवधारणा का जन्मदाता कौन है? लियोनस कर्टिस को माना जाता है। द्वैध शासन के तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटकर प्रांतीय परिषद के शासन चलाने का अधिकार दिया जाता था। वस्तुतः द्वैध शासन के तहत प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। आरक्षित विषयों में महत्वपूर्ण विषय जैसे कानून व्यवस्था, वित्त व्यवस्था, भू राजस्व, खनिज संसाधन, सिंचाई आदि सम्मिलित थी, तो हस्तांतरित विषयों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि सम्मिलित थे। आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी कार्यकारिणी के उन सदस्यों से करता था जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी न होकर गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होते थे, जबकि हस्तांतरित विषयों का शासन उन भारतीय मंत्रियों को दिया गया जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते थे। किसके प्रति? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते थे। अब हम जानेंगे इसका मूल्यांकन।
1919 का अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों की शासन का अधिकार दिया गया है, सदस्यों को शासन का अधिकार दिया गया है। इससे भारतीयों में शासन की समझ बढ़ी, देश के मतदाताओं में मत देने की समझ विकसित हुई और प्रांतीय स्तर पर स्वशासन की दिशा में प्रगति हुई। भारत सचिव के खर्च को भारत राजस्व से हटाकर ब्रिटिश संसद पर आरोपित करना एक सकारात्मक कदम था, तो महिलाओं को भी मताधिकार से युक्त किया गया, जो सराहनीय कदम था। सीमाएं क्या क्या थी? अभी भी मताधिकार सीमित ही रहा, वस्तुतः उसका आधार संपत्ति को बनाए रखा, मतलब जिसके पास संपत्ति होगी वही मत दे सकता है। शासन का दो शक्तियों में विभाजन करना तर्क संगत नहीं था, वस्तुतः द्वैध शासन से सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा खंडित हुई। द्वैध शासन में भारतीय मंत्रियों को विकास कार्य के लिए वित्तीय सहयोग नहीं मिला। सिविल सेवक भारतीय मंत्रियों के प्रति उदासीन रहे, क्योंकि सिविल सेवकों पर भारत सचिव का नियंत्रण था। निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं? 1919 का अधिनियम सुधारों का एक दिखावा था, विधायकों पर सरकार का नियंत्रण बना रहा। गांधी के शब्दों में ये कहा जा सकता है कि ये सुधार अधिनियम भारत के आर्थिक शोषण और उससे गुलाम बनाए रखने की प्रक्रिया का एक अंग था। इसी तरह सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिनियम को भारत के लिए बेड़ियों का जाल कहा। अब हम जानेंगे 1935 का अधिनियम। ठीक है, इसमें पृष्ठभूमि, प्रावधान और मूल्यांकन तीनों जानेंगे। पृष्ठभूमि क्या है? 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर ब्रिटिश सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार किया कि मोनफोर्ड सुधार असफल रहे, अतः नए प्रावधानों को शामिल करने की जरूरत पड़ी। नेहरू रिपोर्ट में भी प्रांतीय स्वायत्तता की बात कही गई, अतः सरकार पर दबाव बढ़ा। भारत के संवैधानिक सुधार के मुद्दे पर विचार करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। इन्हीं आधारों पर 1935 का अधिनियम पारित हुआ। 3 गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर शामिल थे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से केवल महात्मा गांधी शामिल थे। प्रावधान क्या थे, है ना? 1935 के अधिनियम के एक अखिल भारतीय संघ के निर्माण की बात की गई, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश प्रांत, मुख्य आयुक्त के प्रांत तथा देशी रियासतों को रखा गया। किंतु संघ तभी अस्तित्व में आएगा जब आदि रीतियों के संघ में शामिल होने की सहमति हो। एक बार संघ में शामिल होने पर रियासतों को अलग होने का अधिकार नहीं था। चूंकि रियासतों का समर्थन नहीं मिला, अतः संघ अस्तित्व में नहीं आया। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, जिसके तहत 1919 के अधिनियम के समान ही केंद्र के विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटकर शासन चलाया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर पूर्णतः उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। इस तरह प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई और 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। इसमें असम, बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मद्रास और संयुक्त प्रांत शामिल था। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति बनी रही। एक संघीय न्यायालय और संघीय बैंक का निर्माण हुआ। समस्त विषयों को बंटवारा 3 सूचियों में किया गया, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इस तरह केंद्र राज्य संबंधों को स्पष्ट करते हुए शक्तियों का बंटवारा किया गया। एक संघीय रेलवे प्राधिकरण का गठन हुआ। गवर्नर जनरल को धारा 93 के तहत विवेकाधीन शक्तियां दी गई और वह आपातकाल में राज्यों पर शासन अपने हाथ में ले सकता है। साथ ही विधेयकों पर अंतिम सहमति देने अथवा न देने का अधिकार भी उसके विवेक पर निर्भर करता था, है ना? बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया 1935 के अधिनियम के तहत। इसका मूल्यांकन क्या होगा? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि यह अधिनियम मूल रूप से बहुत बुरा है और किसी भी तरह स्वीकार करने लायक नहीं है। नेहरू जी ने कहा कि नेहरू ने इसे दास्ता का प्रावधान कहा। उन्होंने कहा कि इसने हमें ऐसी गाड़ी दे दी है जिसमें ब्रेक तो बहुत है पर इंजन नहीं। केंद्र में एक पूर्णतः उत्तरदायी शासन का अभाव था। साइमन कमीशन ने जिस द्वैध शासन को समाप्त करने की सिफारिश की थी, उसे अब केंद्र में लागू कर दिया गया। दूसरी तरफ प्रांतीय स्वायत्तता पर अनेक अंकुश लगाए गए। इतना ही नहीं, इस अधिनियम में मूल अधिकारों का अभाव था। दरअसल उपनिवेशिक सरकार भारतीय शासन पर अपनी पकड़ कमजोर करने के लिए तैयार नहीं थी, अतः प्रांतीय स्वायत्तता महज एक दिखावा था। फिर भी इस अधिनियम का महत्व इस बात से कि इसमें भारतीय संविधान के निर्माण में अनेक प्रावधानों का आधार तैयार किया। मतलब कैसे? जब 1935 का अधिनियम में जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है, उसमें इस अधिनियम से बहुत सारे प्रावधान लिए गए। ठीक है, अब हम जानेंगे समाजवादी आंदोलन। ठीक है, इसके पहले सबसे पहले देखेंगे इसमें कम्युनिस्ट पार्टी, फिर कांग्रेस समाजवादी पार्टी और फिर कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था
है ना। कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में जानेंगे। रूसी साम्यवादी क्रांति की सफलता से प्रेरित होकर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इसमें रूसी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की बैठक से निर्देशित होकर समय समय पर अपनी नीतियां बनाई। कम्युनिस्ट रणनीति में कहा गया है कि साम्यवाद का मुख्य शत्रु पूंजीवाद है, अतः किसान और मजदूरों का संगठन बनाकर पूंजीवादी देश के विरुद्ध क्रांति करनी चाहिए। दूसरी तरफ अविकसित देशों अर्थात उपनिवेशों में साम्राज्यवाद और साम्यवाद को समाप्त किया जाना चाहिए। रूस से निर्देशित होकर कम्युनिस्ट पार्टी ने उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो नीतियां बनाई उन्हें उसे विभिन्न चरणों में देखा जा सकता है ना। तो प्रथम चरण हम देखते हैं 1922 से 28 के मध्य। अपने आरंभिक चरण में कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत के राष्ट्रवादी दल के साथ सहयोग कर बल दिया। इसी क्रम में वे कांग्रेस के सहयोगी बनकर साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। द्वितीय चरण देखते हैं 1928 से 34 के मध्य। इस चरण में रूसी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की बैठक से निर्देशित होकर कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत के राष्ट्रवादी दल से संबंध तोड़ लिया। कांग्रेस को बुजुर्वा, जिसे पूंजीपति वर्ग बोलते थे, और साम्राज्यवादी शक्ति का समर्थन करने वाली पार्टी घोषित किया। इसी आधार पर उन्होंने किसान और मजदूर पार्टी का विघटन कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि इसमें भी बुजुर्वा तत्वों का समावेश हो गया। अतः रूस से निर्देशित होकर चलने वाली साम्यवादी राष्ट्रीय आंदोलन भी मुख्य धारा से कट गए, है ना, मतलब कांग्रेस से अलग हो गए लोग। तृतीय चरण जानेंगे 1935 से 41 के मध्य। इस चरण में रूसी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उपनिवेशों में चल रहे बुजुर्ग वर्ग के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का सहयोग करना चाहिए और एक साम्राज्यवादी विरोधी मंच का निर्माण करना चाहिए। इसी क्रम में 1936 में दत्त और ब्रेडले ने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी को कांग्रेस के साथ मिलकर कार्य करने की सलाह दी। चतुर्थ चरण देखते हैं 1941 के बाद। इस चरण में कम्युनिस्ट पार्टी ने पुनः अपनी नीति में परिवर्तन किया। वस्तुतः द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब 1941 में हिटलर ने रूस पर हमला किया, तब रूस भी ब्रिटेन के पक्ष में आ गए और दोनों मिलकर जर्मनी के विरुद्ध युद्ध करने लगे। अतः भारत के साम्यवादी ब्रिटिश सरकार से समझौता कर युद्ध के समर्थन में प्रचार करने लगे। यही वजह है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में साम्यवादी दल ने हिस्सा नहीं लिया, जो उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी मानी जाती है। ठीक है, अब हम जानेंगे कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो 1934 में बनी थी। इसकी स्थापना, उद्देश्य, कार्यक्रम, मूल्यांकन के बारे में जानेंगे। स्थापना देखते हैं 1934 में समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होकर आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, यूसुफ मेहर अली, अशोक मेहता, जयप्रकाश नारायण आदि ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। इसका उद्देश्य था कांग्रेस के भीतर रहकर उसे समाजवादी स्वरूप प्रदान करना, अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर किसान और मजदूरों का शासन स्थापित करना, निजी संपत्ति और वर्ग विभाजन को समाप्त करना। इनका कार्यक्रम क्या था? कांग्रेस समाजवादियों का विचार था कि राजनीतिक सत्ता बिना हिंसा के प्राप्त की जा सकती है ना। कांग्रेस समाजवादियों को मानना था कि राजनीतिक सत्ता बिना हिंसा के प्राप्त की जा सकती है और समाजवादी शासन की स्थापना करना ही राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य था। अतः वयस्क मताधिकार, काम के अधिकार की गारंटी, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, लगान में कमी, कर्ज माफी, जमींदारी प्रथा की समाप्ति जैसे कार्यक्रम घोषित किए गए। मूल्यांकन क्या हो सकता है? कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की मांग कर अपनी लोकप्रियता में वृद्धि की। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और सरकार को कृषि सुधार हेतु प्रेरित किया गया। वस्तुतः इस पार्टी ने राष्ट्रीय आंदोलन और समाजवाद के बीच एक सेतु का कार्य किया तथा स्वतंत्र भारत में समाजवादी विचारों को लागू करने के लिए प्रेरित किया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था। अब हम जानेंगे कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो कब हुआ था? 1931 में। कराची कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। यह अधिवेशन गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति प्रदान करने के लिए 29 मार्च 1931 को हुआ। इस अधिवेशन के कुछ दिन पूर्व ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, अतः लोगों में असंतोष व्याप्त था। इसी क्रम में गांधी को कराची यात्रा के दौरान काले झंडे भी दिखाए गए। कांग्रेस का कराची अधिवेशन समाजवादी कार्यक्रम के लिए जाना जाता है। इसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया और मौलिक अधिकार तथा आर्थिक सामाजिक मुद्दों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए, है ना। क्या मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव क्या थे? अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी मिले, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए, जाति, धर्म, लिंग आदि से हटकर कानून के समक्ष समानता घोषित की जाए, अल्पसंख्यकों और विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा और लिपि की सुरक्षा की गारंटी दी जाए, सभी धर्मों के प्रति राज्य का तटस्थ भाव रखना, है ना, सभी धर्मों के प्रति राज्य का तटस्थ भाव रखना। आर्थिक पहलू से संबंधित प्रस्ताव क्या थे? लगान और विभिन्न करों में कटौती करना, किसानों को कर्ज से राहत देना और महाजनों पर नियंत्रण लगाना, मजदूरों के लिए बेहतर सेवा शर्तें सुनिश्चित करना जैसे काम के घंटे निर्धारित करना,
बीमा और चिकित्सा की सुविधा प्रदान करना, महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसान मजदूरों को संगठन बनाने की स्वतंत्रता देना। इस तरह कराची अधिवेशन राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ आर्थिक आर्थिक आज़ादी का लक्ष्य घोषित करता है। वस्तुतः कांग्रेस के समाजवादी स्वरूप को उद्घाटित करता है। प्रांतों में कांग्रेस शासन के 28 माह, जब 1937 से 28 रहे थे, उसके बारे में हम जानते हैं। 1935 के अधिनियम के पश्चात हुए प्रांतीय चुनाव में सफलता प्राप्त कर कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार का गठन किया। वस्तुतः 1937 में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत के साथ 6 प्रांतों बॉम्बे, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत में सरकार बनाई, तो साथ ही सिंध और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में अन्य दलों के सहयोग से सरकार बनाई। गांधी ने कांग्रेस की सरकार से कहा कि ये कांटों का ताज है, इससे कोई गौरव की प्राप्ति नहीं होगी। ये पद इसलिए स्वीकार किए गए हैं जिससे हम ये जान सके कि हम अपने राष्ट्रवादी लक्ष्य की ओर अपेक्षित गति से बढ़ रहे हैं अथवा नहीं। गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकारें ये सिद्ध करके दिखाए कि वे पुलिस और सेना की न्यूनतम सहायता से शासन चला सकते हैं। गांधी जी का मानना था कि वो सरकार सबसे अच्छी है जो जनता पर न्यूनतम शासन करती है। इन सरकार के गठन से भारतीयों में उत्साह का संचार हुआ, कांग्रेस की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, किंतु कांग्रेस मंत्रियों के अधिकार और वित्तीय संसाधन सीमित थे, इसलिए वे किसी क्रांतिकारी युग का आरंभ नहीं कर सके। अब कार्य जानेंगे इनके बारे में, क्या क्या कार्य किए इन्होंने। कांग्रेस ने अपने शासन के 28 माह में अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को निभाने का प्रयत्न किया। इसी क्रम में नागरिक स्वतंत्रता के लिए प्रांतीय सरकारों को प्रदान किए गए सभी आपातकालीन अधिकार रद्द कर दिए गए। स्थानीय संगठनों जैसे हिंदुस्तान सेवा दल, यूथ लीग तथा विभिन्न पुस्तकों पर प्रतिबंध हटा दिया गया है ना। प्रतिबंध जो इन्होंने ये बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा था, कांग्रेस की सरकार ने वो प्रतिबंध हटा दिया गया। जिस प्रेस को सरकार ने काली सूची में डाल दिया था उन पर से प्रतिबंध हटा लिया गया और प्रेस से जमानत राशि के रूप में जो धन लिया गया था उसे वापस कर दिया गया तथा सरकार की ओर से उन पर जो मुकदमे आरोपित किए गए थे उन्हें भी वापस ले लिया गया। जब्त किए गए हथियार वापस लौटा दिए गए और रद्द किए गए लाइसेंस पुनः दिए गए। राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया और नजरबंदी से संबंधित सभी आदेश रद्द कर दिए गए। बॉम्बे में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब्त की गई भूमि को किसानों को वापस कर दिया गया और अधिकारियों के पेंशन भत्ते पुनः आरंभ किए गए। कुछ क्षेत्रों में मदिरा निषेध कार्यक्रम चलाया गया। हरिजनों के कल्याण हेतु मंदिरों में प्रवेश कार्यक्रम चलाया गया। उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करने और पुलिस सेवा में सम्मिलित करने पर बल दिया गया। राष्ट्रीय विकास के लिए 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। इसी समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। कांग्रेस की सरकारें जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने का प्रस्ताव नहीं ला सकी क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। कांग्रेस द्वारा कृषि सुधार न कर पाने का क्या कारण था? कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं थे और उनके पास वित्तीय संसाधनों का अभाव था क्योंकि राजस्व के अधिकांश हिस्से का प्रयोग भारत की केंद्रीय सरकार करती थी। प्रांतीय मंत्रिमंडल मौजूदा प्रशासनिक ढांचे को किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं कर सकी क्योंकि ऐसा करने का अधिकार ब्रिटिश गवर्नर और वायसराय के पास था। लगभग सभी कांग्रेस शासित राज्यों में द्विसदनीय विधायिका थी जिसमें उच्च सदन के अंदर महाजनों, भूस्वामी, जमींदारों का वर्चस्व था। अतः कानून बनाने के लिए इन तत्वों से समझौता करना पड़ता। इन अवरोधों के बावजूद भी कृषि क्षेत्र में कुछ सुधार करते हुए कांग्रेस की सरकारों ने वनों में पशुओं की चराने की अनुमति दी और कृषक बेदखली रोकने का प्रयास किया। देशी रियासतों के प्रति कांग्रेस की क्या नीति थी? भारत में मौजूद देशी रियासतें ब्रिटिश शासन सत्ता की संप्रभुता को स्वीकार करती थी। इसके बदले ब्रिटिश शासन इन राजाओं को किसी भी बाह्य व आंतरिक खतरे से निपटने में सहयोग की बात करता था। इन रियासतों में निरंकुश राजाओं का शासन था और आर्थिक पिछड़ापन मौजूद था, अतः जन असंतोष व्याप्त था। देशी रियासतें ब्रिटिश शासन में होने वाले स्वाधीनता संग्राम से अछूती नहीं रही। वस्तुतः ब्रिटिश शासन से जो क्रांतिकारी भागकर देशी रियासतों में आ जाते थे उन्हें यहाँ राष्ट्रीय चेतना के प्रयास में भूमिका निभाई। उन्होंने यहाँ राष्ट्रीय चेतना के विकास में या प्रसार में भूमिका निभाई। प्रथम विश्व युद्ध में बड़ी संख्या में रियासतों के सैनिक भी भर्ती हुए। इस माध्यम से रियासतों में जन जागरूकता आई, साथ ही संचार साधनों के विकास से आवागमन बढ़ा और इससे भी जागरूकता आई।
प्रारंभ में कांग्रेस की नीति देशी रियासतों के प्रति हस्तक्षेप की नीति थी, किंतु 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस में पहली बार देशी राजाओं ने तुरंत उत्तरदायी सरकार का गठन करने की मांग की और रियासतों की जनता में कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति दी। ब्रिटिश सरकार ने देशी राज्यों के साथ संबंधों को निर्धारित करने के लिए 1928 में बटलर कमेटी की नियुक्ति की। कौन सी कमेटी? बटलर कमेटी की नियुक्ति की। 1929 में अखिल भारतीय रियासती जनता सम्मेलन की स्थापना बलवंत राय मेहता, माणिकलाल कोठारी और जी.आर. अभ्यंकर ने किया। कांग्रेस ने अपने त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में प्रत्यक्ष रूप से देशी रियासतों में आंदोलन चलाने की बात की, जो इनकी मांगों में सामाजिक शैक्षणिक सुधार, स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन जैसी उत्तरदायी मांगे थी। इस तरह रियासती जनता सम्मेलन सामंतवाद विरोधी तो था, किंतु साम्राज्यवाद विरोधी नहीं था। जब रियासतों के शासकों ने ब्रिटिश सरकार के सहयोग से इनके दमन का प्रयास किया, तब यह साम्राज्यवाद विरोधी भी हो गया। 1939 में अखिल भारतीय रियासती जनता सम्मेलन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस तरह ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों में चलने वाला आंदोलन एक दूसरे से जुड़ गया। देशी रियासतों में एकीकरण में जो पटेल की क्या भूमिका थी? वल्लभ भाई पटेल की, एक राष्ट्र के रूप में भारत का सुदृढ़ीकरण करना अर्थात देशी रियासतों का एकीकरण करना एक प्रमुख चुनौती था। भारत में स्वतंत्रता के समय लगभग 550 से ज़्यादा देशी रियासतें मौजूद थी, जिसके तहत संपूर्ण भारत के लगभग 40% क्षेत्र और 1/4 जनसंख्या निवास करती थी। अतः इतने बड़े क्षेत्र को भारत संघ के साथ मिलाना जरूरी था। इन रियासतों के एकीकरण पर इसलिए बल दिया गया क्योंकि ये रियासतें प्रादेशिक अखंडता में बाधक थी। वस्तुतः रियासतों में शोषण के कारण जन कठिनाइयाँ बढ़ रही थी, अतः इनका स्वतंत्र बने रहना संभव नहीं था। सरदार पटेल रियासत विभाग के प्रमुख थे, जिनके सचिव वीपी मेनन थे। पटेल ने रियासतों की स्वतंत्र स्थिति के खतरे को समझते हुए कहा कि कठिनाइयों से अर्जित हमारी आज़ादी इन रजवाड़ों के दरवाजों से निकल कर गायब हो सकती है। पटेल ने रियासतों के राजाओं से कहा कि 15 अगस्त 1947 के पश्चात विलय की शर्तें अत्यंत कठोर हो जाएंगी। इन प्रमुखों को पेंशन देने और उनके अधिकारियों और सैन्य बल को भारतीय सेना में रखने का आश्वासन दिया गया। यदि रियासतें विलय प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार नहीं करती है तो वहाँ अनियंत्रित हो रहे जन आंदोलन के संदर्भ में उनकी कोई सहायता नहीं की जाएगी। फलतः कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद को छोड़कर अन्य सभी रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। देशी रियासतों का एकीकरण विश्व के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसे अहिंसक क्रांति या रक्तहीन क्रांति के रूप में भी देखा जा सकता है। इतने कम समय में बिना किसी सैन्य बल के विविध भाषा रीति रिवाज से युक्त रियासतों का विलय करना क्रांति को सूचित करता है। इस दृष्टि से सरदार पटेल की भूमिका एकीकरण के संदर्भ में इटली के कावूर और जर्मनी के बिस्मार्क से कम महत्व नहीं रखती है। ठीक है, ये C.R. राजगोपालाचारी फार्मूला है, 10 जुलाई 1944 को आया था। इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? मुस्लिम लीग भारत की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे, कांग्रेस के साथ मिलकर अस्थायी सरकार के गठन में सहयोग करे। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण की सहमति व्यक्त की गई थी। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मतदान के माध्यम से सब बोला गया था। सिख समूह, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग ने इस फार्मूले का विरोध किया, है ना, तीनों ने इसका विरोध किया। चला आगे चलकर यही भारत पाक का विभाजन इसी फार्मूले के आधार पर किया गया था। तो इस तरह से मैंने ये मॉडर्न हिस्ट्री इस तरह से क्या इधर बता देता हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री, एशियन प्लस आर्ट एंड कल्चर प्लस मिडाइवल, ये पूरे मैंने कवर कर लिए, है ना। ठीक है, इनकी अलग अलग मैंने PDF भी डाल दिए, ठीक। प्रत्येक PDF का आप क्या करिए, डाउनलोड करिए, उसका प्रिंट कराइए और पढ़िए। ठीक है, आपको 3 तरह की PDF मिलेगी मेरी वीडियोस में। एक तो आर्ट एंड कल्चर की मिलेगी, ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर में कुछ पार्ट रहेगा, उसमें रहेगा प्राचीन भारत का, प्राचीन और मध्यकालीन भारत की एक अलग PDF मिलेगी, उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और आधुनिक भारत की, पूरा आधुनिक भारत की अलग PDF रहेगी, है ना।
तो वो भी आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे। जैसे जो वीडियो, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का अगर वीडियो है तो मॉडर्न हिस्ट्री के डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ रहेगी वो मॉडर्न हिस्ट्री के नोट से संबंधित रहेगी, ठीक है। और एशियन मिडाइवल आर्ट एंड कल्चर, इसकी एक पीडीएफ मैंने अलग बनाई है, जो एक 2 ढाई घंटे का एक वीडियो मैंने बनाया है, उसमें वो वाली पीडीएफ अपलोड करी हुई है, वो आप देखेंगे तो वो उसमें आपको मिल जाएगी। ये पुराने जो भी वीडियो रहेंगे आर्ट एंड कल्चर या आर्ट एंड कल्चर, मिडाइवल या एंशियंट, जिससे भी संबंधित वो वीडियो रहेगा उसकी पीडीएफ उसमें आपको मिल जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री की पीडीएफ आपको मॉडर्न हिस्ट्री वाले वीडियो में ही मिलेगी, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ऐसे सहयोग बना रहेगा। धन्यवाद।